हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पाई योग के। सभी अच्छे होंगे तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी पूरी बुक के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। भले ही आप सारे याद ना करें, जो बच्चे देखो लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा एमसीक्यू हैं, बट ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना। आप सोचो कि मैं अगर आपको एक वीडियो में एक बार में मतलब 10 से 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चन अगर मैं बता दे रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए 1 घंटे में आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं इजिली। ठीक है। तो अगर जो बच्चे सारे नहीं तैयार करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर जो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, ये अटल 2023 में आ रखा है, तो ऐसे जो बच्चे सारे नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी मेरा काम है आप लोगों की तैयारी कराना। आप लोग अगर मैं आपको सारे बताऊंगा, अगर आपका मन है सारा करना तो सारे करिए, अदरवाइज आप जो प्रीवियस ईयर में आ रखे सिर्फ उनके आंसर आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्लस उसके साथ उसका आंसर बताते हुए चलूंगा, ऑप्शन नहीं देखूंगा सारे, क्योंकि ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन आंसर वीडियो चला करके रख दोगे। खाली आपने सुनते रहना है, क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी इसका 1789 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर है फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन संहिता। प्रश्न नंबर 3 है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी। तो प्रश्न नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूढ़िवाद। चौथा है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, चौथे वाले का अगर हम बात करें सही आंसर तो इसका हो जाएगा डी, गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 5 है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का सी नंबर 1848 में। छठा है पुनर्जागरण अभ्युदय का पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इटली। सातवां है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। आठवां है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। नौवां है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो नौवें का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, ऑटोमन बिस्मार्क। 10वां है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथ्सनी। 11 है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का वो हो जाएगा ए, जियोसेपी गैरिबाल्डी। उसका नेक्स्ट ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा जार का साम्राज्य। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ। तो 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर 1804 में। उसका अगला है जैकोबिन दल का संबंध किससे था। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 3। जर्मन बारूद किसका प्रतीक था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का। 17 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता। यूसेपी मैत्सनी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी नंबर, इटली का क्रांतिकारी। अगला प्रश्न जो आपने देखना है काबूर कौन था। तो यह था सार्डिनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री। 21 है वियना सम्मेलन आयोजित किया गया सन 1815 में। 21 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर है 22 नंबर जॉले वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। आंसर हो जाएगा सन 1834 में, 22वें का डी। फिर है 23 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, 1821 में। ठीक है, नीचे आपको जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको यहाँ पर आंसर शीट भी दे दी गई है ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखने हैं उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाला है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हो जाएगा सही सी नंबर सही 1885 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखना है आपने वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। फिर है 5वां नंबर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो आंसर हो जाएगा 1915 में, ए नंबर। फिर है चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1922 में। अगला प्रश्न है सत्याग्रह क्या था। तो प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध आत्मिक बल। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। प्रश्न नंबर 9 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1919 में। फिर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता बच्चों ए नंबर 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का बी, 1920 में। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। महत्वपूर्ण मैप में आपका ये 1 नंबर का पूछा ही जाएगा कि असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक हिंसक रूप लिया था। प्रश्न नंबर 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चोरी चोरा। अगला है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। 15 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 17 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1930 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न नंबर 18 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। करो या मरो किसका नारा, महात्मा गांधी। डी इसका सही हो जाएगा 19 का।
फिर है 20 नंबर, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। नीचे आंसर शीट दी हुई है, आप मैच भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने हैं। तो इसमें आपको जो देखना है वो देखना है 30 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका पर। फिर है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। चौथा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1929 में। फिर है भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे। प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गिरमिटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। सातवां है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था। प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। फिर वो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे। प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेशम मार्ग। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके और स्टार्ट होते हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी, किस उद्योग में हुई थी वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेम्स हारग्रीव्स। नेक्स्ट है कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे वे क्या कहलाते थे। प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुमास्ता। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1804 में। फिर है पांचवा, देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई। पांचवा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1855 में, कलकत्ता। छठा है, जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1912 में। नेक्स्ट है, मद्रास में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई। प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, सन 1874 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वो है प्रश्न नंबर 9, 1920 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश की महत्वपूर्ण विशेषता वृहत उत्पादन का चलन थी। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखना है, तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस इस चैप्टर से काफी आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है सारे के सारे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। तो 4 ऑप्शन है, पहला इसका हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग, ए नंबर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्योतिबा फुले। फिर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। तीसरा सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक का नाम। तो इसका आ जाएगा बी, ए नंबर, डायमंड सूत्र। चौथे का ए नंबर, डायमंड सूत्र। नेक्स्ट आपका, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। फिर चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्को पोलो। सातवां है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था। 7 का हो जाएगा सही आंसर ए, योहान गुटेनबर्ग। अगला है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। कितगावा उतामारो। प्रश्न नंबर 10, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया। प्रश्न नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1821 में। 11 है कि फारसी अखबार जाम ए जहानामा तथा शमशुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए। 11 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1882। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए, 16वीं शताब्दी। जंगल बुक के लेखक का नाम रुडयार्ड कीपलिंग, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़। फिर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनवीकरणीय योग्य। फिर है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तीसरा सही आंसर हो जाएगा ए, पुनः पूर्ति योग्य। फिर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधिक सिंचाई। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। उसके बाद अगला है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। 7वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कौन सा, 43%। नेक्स्ट है आपका, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ए, लाल। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़। फिर है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 10 इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, काली मिट्टी। 11वां है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो प्रश्न नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल। उसके बाद अगला है,
लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? बारहवें का सही आंसर हो जाएगा ए, दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन जो आपने देखना है उस पर लेके चलता हूं, और इसमें से भी आपके काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि प्रसार। फिर इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तीसरा निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, एशियाई चीता। ठीक है, और दूसरे का सही आंसर हो जाएगा डी, वो आपने देख लिया है। चौथा है भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है वह कौन सा क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। फिर है चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ए, हिमालय क्षेत्र। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छठे का सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। फिर है वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा सी, शेर पूंछ वाला बंदर। नौवां है स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झूमिंग कृषि। फिर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अब अगले चैप्टर पर। यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न है आपका कि जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जलीय चक्र। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का सी नंबर, ए व बी दोनों, यानी सतह और भौमजल। फिर धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। अगला प्रश्न है सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सतलुज। पांचवे का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण क्या है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी नहर। अगला है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। फिर है बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति। नौवां है बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली हानि कौन सी है? तो नौवें का भी सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, यानी जनसंख्या का विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि ह्रास। 10वां है महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, उड़ीसा। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? 11वां इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उस पर लेके चलता हूं। इसमें है कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सी रबी की फसल है? प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चना। फिर इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दालें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तरबूज। फिर है पांचवा, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी, कपास। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? छठा है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जूट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा बी, मक्का। फिर है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, लद्दाख। नौवा है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम? तो इसमें आ जाएगा नौवे का सी, असम। किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी, चाय। 11वां है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? 11वां है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले पेज पर। इसमें आपको जो देखना है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला। फिर है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तेल उत्पादक राज्य बताना है, सही आंसर हो जाएगा सी, असम। अगला है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूतापीय ऊर्जा। फिर है अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? चौथा है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा
बी नंबर 1700 किलोमीटर। फिर है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? छठा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सातवां, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सौर ऊर्जा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवशेष पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? आठवां, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, बॉक्साइट। फिर है नौवां, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? नौवें का सही आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक। दसवां है 10वें का हो जाएगा, निम्नलिखित में चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, तलछटी चट्टाने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा सी, थोरियम। अगला है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर, विनिर्माण। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, लोहा इस्पात। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेल। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? छठे का सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सी, वस्त्र उद्योग। फिर है, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आठवां, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी बढ़ रही है? तो नौवें, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तृतीयक। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है? 10वां, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला जो प्रश्न देखना है उस पर लेके चलता हूँ सीधा मैं आपको, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? ठीक है, प्रमुख साधन है। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, सड़क परिवहन। फिर है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी राजमार्ग। दूसरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन, तीसरे का ए। चौथा है, सीमा सड़क का गठन कब किया गया? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1960 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो ये देखो आपका हर साल मैप में पूछा जाता है क्वेश्चन ही। पांचवा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ए, 1853। किन दो स्टेशनों के बीच में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? तो हो जाएगा मुंबई से ठाणे, बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? आठवां, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाइप लाइन। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? 9 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। फिर 10वां नंबर, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? 10वां, इसका हो जाएगा डी नंबर, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पहला है आपका, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंहलियों का। दूसरा है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। तीसरा है, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1956। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार। पांचवा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? प्रश्न नंबर 5, सही आंसर हो जाएगा बी, 3। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा बी, सरकार। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूं। नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें आपने एक तो देखना है फर्स्ट वाला, शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फर्स्ट का डी नंबर, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद अगला है, संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? दूसरा सही आंसर हो जाएगा ए, न्यायालय। उसके बाद
चौथा है 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाला संघ का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड। फिर है किस संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। छठा है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत। फिर है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम किस वर्ष उठाया गया। सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष किसको कहा जाता है। आठवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ए, मेयर। फिर है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। नौवां, सही आंसर हो जाएगा डी, 8। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है वो आपको बताना है। 10वां इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, दिल्ली। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का बी, 28। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी, 1992 में। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। 16वां है भारतीय संविधान में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22। उसका नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा नारीवादी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों में, यानी ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। पांचवा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट सॉरी सी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि पहले 2001 फिर 2011। फिर है निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किसमें है। आठवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, पंचायती राज संस्थाओं में। नौवां है इसमें आपको दे रखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया। तो नौवां इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ। इसमें जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक दल। अगला है निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दल। भारत में रिक्त स्थान व्यवस्था है, कैसी है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, बहुदलीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसका पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। छठा नंबर है चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है। तो चीन में कौन सी है बताओ। छठे का सही आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिस्ट पार्टी। सातवां है निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आठवां है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है। क्षेत्रीय दल द्वारा कौन सा राज्य शासित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आठवें का सी, ओडिशा। नौवां है निम्नलिखित में से किसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। नौवें का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। और देखो जितने आपको मैं बता रहा हूँ सारे आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इस बार एग्जाम में लगभग लगभग पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल 22 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है। प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्रात्मक सरकार। उसके बाद अगला प्रश्न है वैध शासन व्यवस्था के मामले में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक। फिर है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शी प्रक्रिया। लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा सी, त्वरित निर्णय, यानी तुरंत निर्णय नहीं होता है। छठा है लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है, किस चीज पर आधारित होती है। तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक समानता पर। अगला प्रश्न है जो आपने देखना है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रति व्यक्ति आय भी ठीक है, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी सही है। फिर है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। औसत आय को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, तीसरे का ए।
चौथा है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं, कौन कौन से हैं? चौथे का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, ये तीनों सही है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। छठा है विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? छठे का सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, साक्षरता दर है, स्वास्थ्य है, प्रति व्यक्ति आय, यानी ये सभी सही इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां, पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे? तो गिरते मूल्य नहीं चाहेंगे, सही नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है? तो नौवे का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती? तो प्रदूषण मुक्त वातावरण, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके संबंधित है किससे? क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो पहले का बात करें आंसर कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किस देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी हो जाएगा। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक में कौन आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कृषि, डेयरी, मत्स्य, यानी जहां पर कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, तो डी यानी ये सभी हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो इसका बी नंबर सी हो जाएगा, कृषि, क्योंकि हम कृषि को पहले ऊपर देख चुके हैं प्राथमिक में। तो नेक्स्ट अगला, उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो उद्योग, चौथा बात करें बी आ जाएगा इसका सेंसर, द्वितीयक क्षेत्र। यानी देखो कच्चा माल हम बना रहे हैं, तो कच्चा माल कहाँ जा रहा है? कंपनियों में जा रहा है, कंपनी वहां पर उसको क्या कर रही है? पैकेजिंग कर रही है और आगे भेज दे रही है। तो प्राथमिक में हम क्या आ जाएंगे? जो हमारे छोटे दुकानें हो गई, कच्चे माल, खेती हो गई, छोटी छोटी चीजें जो होगी वो आगे में प्राथमिक में। द्वितीयक में जो कच्चा माल बना रहे हैं उसको हम नेक्स्ट भेज रहे हैं कि उसको पैकेजिंग वगैरह करने के लिए, तो वो दूसरे नंबर। तृतीयक में क्या आ जाएंगे? जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं वो या फिर कंपनियां आ गई बड़ी बड़ी, वो किस में आ जाएंगे? हमारे तृतीयक में आ जाती हैं, यानी जो सीधा सीधा टैक्स देती हैं, ठीक है। और ये जो तृतीयक वाले हैं वही देश को ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं अगर हम वैसे देखें तो टैक्स के मामले में, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को याद रखेंगे तो इजिली आप ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कवर कर पाएंगे। पांचवा है विकसित देशों की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखो यहाँ पे विकसित है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका योगदान रहेगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? सी नंबर, तृतीयक क्षेत्र का। फिर है सातवां नंबर कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो सातवें का बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ए, प्राथमिक, यानी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से, जैसे हम गेहूं हो गया, कोई कोई भी फसल उगाते हैं तो किससे उगाते हैं? ये हमारा प्राकृतिक ही तो मिट्टी के अंदर हमने बीज डाला। अगला प्रश्न है आठवां, किसी वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे आठवें में आपने क्या भरना है? बी नंबर, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा कौन सा क्षेत्र है? आपका नौवे का हो जाएगा। जैसे अभी सेवा क्षेत्र यानी जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो नौवे का बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी, तृतीयक क्षेत्र को। फिर है सेवा क्षेत्र करता है, क्या करता है सेवा क्षेत्र? दसवें का सही आंसर हो जाएगा बी, सेवाओं का सृजन। फिर है विकास के साथ साथ क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है, कौन सा क्षेत्र का महत्व बढ़ता है? ग्यारहवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, तृतीयक का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा? अब देखो संगठित और असंगठित में क्या आ जाएगा? कि असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। 12वीं का सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक, ठीक है। असंगठित में कौन आ जाएंगे? जिनका रोजगार निश्चित नहीं है, यानी 6 दिन काम किया फिर 5 दिन तक कोई काम ही नहीं मिल रहा है। संगठित में क्या आ जाएगा? कि हाँ निश्चित है, जैसे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर, गवर्नमेंट टीचर की बात करें या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर हो गए, जितने भी गवर्नमेंट हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज है, वो क्या है उनका निश्चित है कि सुबह जाना है शाम को आना है, उनको फिक्स है कि सैलरी मिलेगी मिलेगी। बट जो मजदूरी है या फिर जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहा है वो सब किस में आ जाते हैं? असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी उनका कोई निश्चित नहीं है कब उनको काम से निकाल दें, है ना। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए संगठित और असंगठित। अब पूछा है असंगठित क्षेत्र में कौन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक। फिर है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा, बताओ। प्रश्न नंबर 13 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टिस्को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2005। फिर निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? प्रश्न नंबर 16, इसके क्रम सही आंसर की बात करें ए हो जाएगा पूंजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर है कि प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना कहलाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीयक उत्पाद। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर लेके चलते हैं, और इसमें आपसे सेकंड वाला देख लेते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है? तो दूसरा सही आंसर हो जाएगा सी,
भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो ये सभी हो जाएगा पांचवे का आंसर, डी नंबर। फिर है, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा डी, समर्थक ऋणाधार। अगला प्रश्न है, दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के अदल बदल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह आ जाएगा वस्तु विनिमय। गेहूं से चावल की अदल बदली एक उदाहरण है किसका? वस्तु विनिमय का। 10वें का अगर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा ए। फिर 11वां, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां क्या है? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। विनिमय के लिए क्या चीज कितने पक्ष आवश्यक हैं? तो एटलीस्ट दो पक्ष होने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। 12वां है, वस्तु विनिमय क्या हो गया? जैसे मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, तो मुझे चावल चाहिए और सामने वाले को गेहूं चाहिए, तब हम क्या करेंगे? वस्तु की अदला बदली कर पाएंगे। अगर उसको मान लो गेहूं नहीं चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको गेहूं चाहिए और उसके पास चावल हो। ठीक है, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न देखना है जो आपने महत्वपूर्ण है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? 16 इसका अगर हम बात करें सही आंसर की तो हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 17 है, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक रूप की करेंसी है? तो ए हो जाएगा कागज के नोट, 17 नंबर। फिर उसके बाद अगला है, निम्नलिखित शहरी परिवारों को कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता है? 18 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गरीब परिवार। उसके बाद अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और एक चैप्टर देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम थर्ड पार्ट में देख लेंगे। देखो एमसीक्यू टाइम है अभी आपके पास, तो आप इजीली इनको तैयार कर पाएंगे। तो इसमें जो आपने तैयार करना है नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण, इसको आप छोड़ देंगे। तीसरा नंबर देखेंगे इसमें आपसे आप थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसको पहुंचाई है? तो तीसरे का अगर हम आंसर की बात करें बी हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों को। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चौथे का अगर हम बात करें सही आंसर की, चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी, वैश्वीकरण। फिर है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट। फिर है, एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। छठे का सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व व्यापार संगठन। सातवां है कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, तो कौन हुए हैं? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा सी, धनी वर्ग के उपभोक्ता। आठवां है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक चुनौती है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ए, नए बाजारों तक पहुंच। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है या तो एक काम कर सकते हैं, हम इसमें ही जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं, कवर कर लेते हैं। लगभग आपके 7 और 5 10-12 पेज रह गए, तो ठीक है, इन्हीं को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसी में, क्योंकि फिर एक पार्ट और देना उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो पार्ट कहाँ पर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है, तो कौन है? पहला इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी हो जाएंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा डी, यानी अधिक कीमत लेकर के, मिलावट वस्तु देकर और कम वजन देकर। अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का बी नंबर, 1986 में। अगला है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी जिला मंच है, राज्य मंच है और राष्ट्रीय मंच भी है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? छठे का सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट अगला ये आपका स्टार्ट हो चुका है, कौन सा? यहाँ से हम देख पाएंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास कार्य किस चरण में शुरू होता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही। फिर है, उस देश का नाम क्या है जिसने भूकंप समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, जापान। तीसरा है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटकों की संख्या कितनी है? तीसरे का सही आंसर होगा बी, 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में सुनामी से कितने देशों में जानमाल की क्षति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 11 देशों में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारण सुनामी के लिए उत्तरदायी है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, भूकंप। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले पेज पर, और इसमें दो ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अगले वाले में भी, 2 से 3 कि क्षतिग्रस्त इमारत में चलते फिरते समय किस समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का बी नंबर, आग नहीं जलानी चाहिए। फंसे व्यक्ति को ढूंढ निकालने में उपयोगी उपकरण कौन सा है? दूसरे का सही आंसर हो जाएगा सी, इंफ्रारेड कैमरा। तीसरा है विद्यालय या फिर महाविद्यालय स्तर पर स्वयं सेवक का कार्य करने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी, एनसीसी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? पहले का सही आंसर हो जाएगा सी, हिमालय पर्वत। फिर है भूकंप रोधी भवनों में दीवार की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? दूसरे का हो जाएगा बी, 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सी, देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अक्षांश देशांतर के रूप में सही स्थिति निर्धारण करने के लिए। वॉकी टॉकी किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा वायरलेस सेट से, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूखा आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका हो जाएगा मैं नहीं तुम। तीसरा क्वेश्चन है आपका जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हो जाएगा जिलाधिकारी, बी नंबर सही। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक भागीदारी को जुटाने में महत्वपूर्ण उपाय है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा, बताओ कौन सा होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनसभाएं। दूसरा है निम्नलिखित में से किस दल को प्रशिक्षित होना अति आवश्यक नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, पूर्व चेतावनी दल को। नेक्स्ट और उसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन है कि भवन निर्माण विशेषज्ञ होते हैं। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी, सिविल इंजीनियर। फिर है एक समुदाय आपदा प्रबंधन कार्यों का केंद्र बिंदु होता है। तो इसका हो जाएगा ए, एकता में बल है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके सारे वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यानी मान के चलिए आपके 22 नंबर, 22 में से आपके 17 से 18 नंबर कंफर्म है, यहीं से आएंगे जो मैंने आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। 22 नंबर कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता, 8 नंबर के आपके एमसीक्यू, 8 नंबर निश्चित उत्तर प्रश्न और 6 नंबर का आपका नक्शा। तो ये 3 टोटल टॉपिक और जो हमने इनमें कवर किए हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका मतलब आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, ये सारी वीडियोस कुछ आ चुकी हैं और कुछ आनी बाकी है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन जरूर चेक कर लेना चैनल में जाकर के, या फिर वीडियो को लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो उसमें हमने सारी वीडियोस ऐड कर रखी है, तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कौन कौन सी वीडियो आ गई और कौन सी आना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम।